हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। और हमारी बुक सेकंड है, चैप्टर नंबर है हमारा 7, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक को कवर करेंगे, डिटेल में आपको चैप्टर कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझते हुए चलना। और ये स्लाइड मैंने अभी तक नहीं लगाई थी, आज लगाई है। ये क्यों लगाई है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर आप हमारे बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो या किस बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो, या आप आरबीएससी यानी राजस्थान से हो, एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, या फिर अदर स्टेट बोर्ड जिसमें आपका यूके बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बिहार बोर्ड हो गया, या फिर अदर कोई भी बोर्ड हो, सब जगह ये वीडियो काम आएगी। हमारे जो स्टूडेंट है वो सभी बोर्ड से हैं, अलग अलग बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक का सिलेबस जो है वो पूरे देश में चलता है, सभी बोर्ड में चलता है। तो आप किसी भी बोर्ड में हो, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है काम आने वाली है। ठीक है, तो आपका ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि सर आप किस बोर्ड का पढ़ा रहे हो। ठीक है, सभी बोर्ड में काम आएगा, बस सबका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। एग्जाम पैटर्न के लिए मैं आपको अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी करा के दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या डिफरेंस था। ठीक है, चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है। अब देखो, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। ये देखिए, ये सिलेबस है इंग्लिश में, यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक हैं जो कि हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके नोट्स, चैप्टर के नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। कहाँ पे? आप हमारे या तो टेलीग्राम ग्रुप से कर लो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके eklavyastudypoint.com जो है, यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ नोट्स वाले ऑप्शन में जाके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर को। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है और कुछ जगह पे थोड़ा सा मुश्किल भी है। हालांकि आपको मेरे से पढ़ने के बाद मुश्किल लगेगा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जहाँ से बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखना है। अभी हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, कि चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। तो देखिए, भारत सरकार का नजरिया, यानी हमारी हेडिंग है भारत सरकार का नजरिया। तो भारत सरकार का जो नजरिया है वो किस चीज के ऊपर है, इसको हमें समझना है। तो देखिए, सन 1980, यानी अगर हम बात करें 1980 के दशक की बात करते हैं। ठीक है, दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल। यानी 1980 के दशक का मतलब क्या होता है? 1980 से लेके 1990, यानी ये जो बीच के 10 साल हैं, इनकी यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो 1980 का जो दशक होता है, उस दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है। और ये लाइन याद रखना, ये आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी हुई लाइन है। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पेपर में आपके पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, तो 1980 के दशक को किस नाम से जानते हैं, किस लिए जानते हैं? तो आप कहोगे इसको स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जानते हैं। अब ये स्वायत्तता क्या होता है, इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन है, पहले समझते जाओ। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि ये जो 10 साल थे ना, इन 10 सालों में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी। यानी अलग अलग स्टेट से कुछ विशेष अधिकारों की मांग चली थी, और वो अपने लिए कोई अलग अलग स्टेट मांग रहा था, कोई लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट मांग रहा था, तो कहीं पे कोई अलग मांग चल रही थी। ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार क्या हुआ कि वो जो डिमांड सरकार से ये करते हैं, उस डिमांड के लिए इन्होंने संवैधानिक हदों को भी पार कर दिया। अब संवैधानिक हदों को पार करने का मतलब क्या है? यानी कि इन्होंने ऐसा किया कि जो संविधान के विरुद्ध हो, यानी कि इन्होंने गैर कानूनी काम कर दिया। अब गैर कानूनी काम का मतलब यहाँ पे किस चीज से है? यानी इन्होंने आंदोलन करा। अब आंदोलन करना तो गैर कानूनी होता नहीं, आप भी कहोगे आंदोलन करना थोड़ी गैर कानूनी होता है, लेकिन अगर संविधान की हदों में रहकर आंदोलन करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, तो वो गैर कानूनी नहीं होता। लेकिन अगर आप आंदोलन में जाते हो, पत्थर चलाने लग जाओ, आग लगाने लग जाओ, तोड़फोड़ करने लग जाओ, तो क्या वो आंदोलन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो यानी इन्होंने जो कई बार संवैधानिक हदों को पार कर दिया, यानी कि गलत कार्य कर दिया। ठीक है, यहाँ लोगों ने अपनी मांगों के पक्ष में हथियार उठा लिए। अब आपको समझ में आया कि क्या गलत था? इन्होंने हथियार उठा लिए, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक है, अगर आंदोलन शांतिपूर्वक हो तो कोई समस्या नहीं है, सरकार को भी देश को भी। लेकिन अगर आंदोलन में हिंसा हो जाए तो वो सबके लिए खतरनाक है। ठीक है, तो यहीं पे ये हुआ था। इन संघर्षों को विराम लगाने के लिए, यानी इन संघर्षों को रोकने के लिए सरकार ने क्या रास्ता अपनाया? सरकार ने रास्ता अपनाया बातचीत का। सरकार ने क्या करा? ये जो संगठन थे इनको अपने पास बुलाया, इनकी समस्याओं को सुना,
समस्याओं को सुनने के बाद उनकी समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया। ठीक है, सरकार ने ये भी प्रयास किया कि विवाद के जो मुद्दे हैं, जिन चीज को लेकर ये झगड़ा है, वो संविधान के दायरे में निपटारा जाए। ठीक है, अब संविधान के दायरे में विवाद को निपटाने का मतलब है कि आपस में बातचीत करके समस्याओं को समझकर अच्छे तरीके से उसको सुलझा लिया जाए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का दंगा ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। ठीक है, सरकार ने ये प्रयास किया। अगला पॉइंट है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, यानी वैरायटी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। विविधता का मतलब क्या है? कहने का मतलब है भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है जहाँ पे बहुत सारी विविधता है। विविधता का मतलब है अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है हमारा समाज। ठीक है, रंग रूप लोगों का अलग है, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर अलग है। और पूरे देश में आप अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ का आपको कल्चर तो अलग मिलेगा, वहाँ की भाषा यानी वहाँ की बोली लैंग्वेज भी अलग है, वहाँ का रीति रिवाज जो मनाते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, वो भी आपको अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है, इतनी सारी विविधता जो है आपको भारत में देखने को मिलेगी। किसी और देश में, दुनिया के किसी और देश में इतनी वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी भारत में है। ठीक है, ऐसे में अलगाववाद और क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय आकांक्षा उठना लाजमी है, यानी जायज है। अब आप देखो कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा अलग है, उनका रंग रूप अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलगाववाद की भावना उठ सकती है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठ सकती है, क्षेत्रवाद की भावना उठ सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाजमी है, हो जाता है। अब ये क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है, ये भी समझना है। क्षेत्रवाद में क्या होता है, लोग अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बाकी देश से उनको ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी भावना अगर आ जाए तो वो क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय आकांक्षाओं में आ जाती है। अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की मांगे जो होती हैं वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं में आ जाती है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रो पढ़ रहे हैं हम, इंट्रो में हमें मोटा मोटा समझना है। ठीक है, आगे देखो, भारत सरकार का नजरिया इनको लेकर बहुत अच्छा था। हमारी सरकार ने इसको प्रॉब्लम के रूप में, समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसको अच्छे तरीके से समझा। और सरकार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान दिया। लोगों की जो डिमांड थी, लोगों की जो भी मतलब स्वायत्ता की मांग थी, सरकार ने उसको समस्या के रूप में ना देखकर बल्कि उसको सम्मान दिया। ठीक है, क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया। भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो लोगों में देखने को मिलती है। चाहे कितना भी विवाद हो जाए आपस में, कितनी भी समस्या हो आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं देश के नाम पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना आपको हर जगह भारत में देखने को मिलती है। राष्ट्रवाद जो है वो जनता के बीच एकता बनाए रखती है। ठीक है, हम अगर एक हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग कल्चर होने के बाद, अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद, अलग अलग धर्म होने के बाद, अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी अगर हम एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की वजह से। क्योंकि चाहे कोई किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, ठीक है, भारत में, लेकिन उसे अपने भारत से, अपने देश से प्रेम तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये एकता को भी बनाए रखता है। ठीक है, यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में ऐसा नहीं होता जैसा इंडिया में, ऐसा यूरोप में नहीं है। देखो, यूरोप में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। यानी वहाँ पे ये जो कल्चर की जो डाइवर्सिटी होती है, या जो आप कहोगे हिंदी में सांस्कृतिक जो विविधता होती है, यूरोप में उसको अच्छा नहीं माना जाता, बस बल्कि उसको खतरे के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर आपने क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस में आपने वो बेल्जियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे किस तरीके से यूरोप ने ट्रीट करा था उनको। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन भारत सरकार का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता को खतरा नहीं मानते। अगर हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता को खतरा मानने लग जाए तो देश कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, देश टूट जाएगा। तो ऐसे में हमारे यहाँ पे अलग ही तरीके से व्यवहार किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो वैरायटी है इतनी ज्यादा, उसके लिए हमने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। लोकतंत्र में जो क्षेत्रीय आकांक्षा होती है, यानी कि अलग अलग स्टेट से जो मांगे उठती है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति होती है कि कोई भी स्टेट में अगर किसी की कोई डिमांड है तो वो अपनी डिमांड को मांग सकता है। ठीक है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि किसी भी स्टेट से कोई अगर आवाज उठती है, कोई डिमांड उठती है, तो वो सरकार के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं हमारे यहाँ पे। ठीक है, यूरोप में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आगे देखो, यहाँ आजादी की कोई दल क्षेत्रीय समस्याओं को, ठीक है, यहाँ पे आजादी है कि कोई भी पार्टी क्षेत्रीय जो समस्या है उसको आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी कर सके। हमारे यहाँ पे बिल्कुल आजादी है। आप देखते हो ना, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी
जाति पे आधारित होती है, ठीक है, यानी किसी जाति पे आधारित। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे देश में बहुत सारी पार्टियां जो जाति की राजनीति करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को वो सामने लेकर आती हैं। क्षेत्रीय मुद्दे तथा समस्याओं के प्रति सरकार को नीति निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या जो भी समस्या हैं, सरकार कहीं ना कहीं पॉलिसी जब बनाती है जनता के लिए तो उन मुद्दों को ध्यान में रखती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता की राह में क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारी पड़े। ऐसा हुआ है कि एकता की, कहीं ना कहीं जो देश की एकता है उसको तोड़ने का काम कर रही थी क्षेत्रीय आकांक्षा, जो कि हम मिजोरम वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे में सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, यानी सरकार सोच समझ के फैसला लेना चाहती है, ऐसा मान लीजिए आप। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा, ये देखिए, हमने ये समझा है कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में, खासकर इसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और अन्य स्टेट के बारे में भी बात करेंगे। हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1980 के दशक में स्वायत्ता की मांग करी, विशेष अधिकार की मांग करी। कुछ ने तो अलग स्टेट बनाने की मांग कर दी, ठीक है। कुछ ने कह दिया कि हमारे स्टेट से इन लोगों को यहाँ से भगा दो, ये बाहरी लोग हैं, ऐसी भी मांग करी। तो अलग अलग तरह की मांग करी थी, जिसको क्षेत्रीय आकांक्षा के रूप में हम जानते हैं। हमारी सरकार का क्या नजरिया है, सरकार उसको लोकतांत्रिक तरीके से देखती है, सरकार उसको गलत नहीं मानती है। सरकार ने लोगों की आवाज को सुना, उनकी बातों को सुना, सरकार ने उसका सुलझाव भी किया, यानी उसको सुलझाया समस्या को। लेकिन कैसे सुलझाया? लोकतांत्रिक तरीके से, मारपीट के, झगड़ा करके नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से उनकी समस्याओं को सरकार ने सुना और बातचीत के जरिए उन्होंने विवाद को सुलझाया। ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इतना ही हमको समझना था, इसके आगे नहीं समझना, क्योंकि अब जो टॉपिक पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमने पढ़ा है ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं गया हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं मेन टॉपिक शुरू, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी था, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तनाव के दायरे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या समस्या आई है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही देश अपना आजाद हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। 1947 में जब अपना देश आजाद हो गया था, तो आजादी के तुरंत बाद देश के सामने मुख्य समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या तो विभाजन की थी, यानी देश आजाद हुआ और खुशी का दिन था क्योंकि देश आजाद हो गया था, लेकिन उसके साथ एक दुख का दिन भी आ गया क्योंकि देश का बंटवारा हो गया। कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि देश आजाद होएगा और आजादी के साथ हमको बंटवारा मिल जाएगा। तो आजादी के बाद ही सबसे बड़ी समस्या क्या थी? देश के बंटवारे की, विभाजन की, ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी? हम पढ़ चुके हैं ये सारी समस्या, इसी बुक में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है। दूसरी समस्या थी देसी रियासतों की समस्या, ठीक है। आपको पता है हमारे देश में रियासतें होती थी, उनमें राजाओं का शासन होता था, रजवाड़े होते थे, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इन रियासतों की समस्या थी, इन रियासतों को भारतीय संघ में यानी इंडिया में जोड़ना था, भारत में जोड़ना था, तो ये समस्या थी। फिर विस्थापन भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब देश में बंटवारा हुआ था तो हजारों लाखों की संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए थे और पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे। तो ऐसे में विस्थापन भी हमको देखने को मिला था, लोगों को मजबूरी में रिफ्यूजी कैंप यानी कि जो शरणार्थी शिविर होता है वहां पे लोगों को मजबूरी में रहना पड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। देश के तथा विदेश के जो पर्यवेक्षक हैं उनका मानना था, यानी देश और विदेश के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो राजनीति पर नजर रखते हैं और अपने कमेंट्स करते हैं, ठीक है, विचार, अपनी विचार बताते हैं। तो ऐसे जो लोग थे उनका ये मानना था कि भारत जो है ज्यादा दिनों तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा, यानी कि ये जो आज़ादी इनको मिली है एक राष्ट्र के रूप में, अब ये लंबे समय तक ये आज़ादी इनकी बनी नहीं रहेगी, ये देश टूट जाएगा। ऐसा किसको लगता था? कुछ एक्सपर्ट लोग थे उनको लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इतने धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी इनकी कल्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। ऐसे में कैसे ये एकजुट रह पाएंगे, ये तो आपस में लड़ जाएंगे, देश टूट जाएगा, ऐसा लोगों को लगता था, ठीक है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का मामला भी सामने आ गया, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ, थोड़े ही समय में ये विवाद देखने को मिला। कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मामला रहा है। आपको पता है कश्मीर पे पाकिस्तान अपना दावा करता है, वो कहता है कि कश्मीर उनका है, ठीक है, ऐसा दावा करता है। कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं कश्मीर में अलगाववाद की कहीं ना कहीं जड़ बनी, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं ना, अपने आप को पहले वो कश्मीरी मानते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भारत से भी अलग देखते थे और पाकिस्तान से तो वो अलग है ही, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर के राज्य यानी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ पे भारत के अंग होने पर असहमति है। कुछ स्टेट आपको नॉर्थ ईस्ट कैसे दिखेंगे?
जो भारत के पार्ट तो हैं, भारत के अंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे नाराजगी देखने को मिलती है। चाहे आप मणिपुर ले लो, ठीक है, या फिर आप ऐसा ही कुछ नागालैंड वगैरह में भी आप कुछ हद तक देख सकते हो। नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे अलगाववाद की मांग उठी, अलग स्टेट बनाने की मांग उठी, कई जगह पे तो भारत से अलग होने की मांग उठी, ठीक है, तो ये सब हमको देखने को मिला था। अब बात करते हैं साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। आपके सामने भारत का नक्शा है, मैप है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम दक्षिण भारत कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत से एक टॉपिक आपका पेपर में आ जाता है। तो दक्षिण भारत में एक आंदोलन चला जिसको द्रविड़ आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन में जो तमिलनाडु है यहाँ पे हिंदी भाषा का विरोध किया गया। ये लोग जो थे, तमिलनाडु के जो लोग थे, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये तमिल बोलते हैं। किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं? तमिल को। हिंदी भाषा का ये लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमको तमिल भाषा ही चाहिए, ठीक है। ये तमिल भाषा को महत्व देते हैं, अपने यहाँ पे हिंदी पढ़ने पढ़ाने की भी विरोध करते थे ये। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में भी काफी विवाद रहा है, आपने पढ़ा है, बाकी आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो इसको समझते हैं जम्मू कश्मीर वाले टॉपिक को। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की जो हिंसा में अनेक लोगों की जान गई। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रहा है और यहाँ पे हिंसा वगैरह बहुत हुई है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई है। कई परिवार जो थे यहाँ पे विस्थापन हो गया था उनका। जम्मू और कश्मीर में तीन प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल थे। इसमें जम्मू भी है, कश्मीर भी है, ये तो आप जम्मू कश्मीर तो जानते ही हो, लद्दाख भी है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम देखें तो लद्दाख को अलग बना दिया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी को केंद्र शासित प्रदेश। इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लद्दाख को, ठीक है। और ये विधानसभा वाले स्टेट है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे। अब यहाँ पे क्या होते थे? यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे कि कश्मीर में देखें तो यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहा करते हैं। लद्दाख जो है, यहाँ पे लद्दाख की अगर हम जनसंख्या देखें तो इसकी जनसंख्या कम है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। लेकिन धर्म की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या कुछ इस प्रकार की। अगला टॉपिक है हमारा कश्मीर में समस्याएं। तो चलिए कश्मीर में जो मुख्य समस्याएं हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, कश्मीर जो है आपको पता है हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं रही हैं। तो क्या समस्याएं रही हैं उसको थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सन 1947 से पहले, यानी आज़ादी से पहले, जम्मू और कश्मीर जो है एक रियासत होती थी। आज के समय में एक स्टेट है, लेकिन पहले ये क्या होती थी? एक रियासत होती थी, ठीक है। इसमें हरि सिंह नाम के एक हिंदू शासक का राज था, यानी हिंदू शासक थे जिनका नाम था हरि सिंह। इनका यहाँ पे शासन चलता था, यहाँ के ये राजा होते थे, ठीक है। हरि सिंह जो थे भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, यानी कि अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं करना चाहते थे। ये क्या चाहते थे? कि इनकी जो रियासत है वो स्वतंत्र रहे, ठीक है। यानी ना भारत का पार्ट रहे, ना ही ये पाकिस्तान का पार्ट रहे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि ज्यादातर आबादी जो है, यानी जम्मू कश्मीर में जो आबादी है वो ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, इसलिए जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। उनको ऐसा लगता था, किसको? पाकिस्तान को ऐसा लगता था, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को सबसे पहले मानते हैं कश्मीरी, ठीक है। शेख अब्दुल्ला जो थे उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा पद छोड़ें, यानी शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि यहाँ पे जो राजा हैं हरि सिंह, वो वहां से हट जाएं, अपनी पोस्ट से हट जाएं, राजा का पद छोड़ दें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये यहाँ की एक पार्टी है जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन है। क्योंकि लंबे समय तक अगर जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार रही है तो उसमें आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखेगी, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको हम एनसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, एनसी। एनसी जो है ये कांग्रेस से गठबंधन भी था, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन किसके साथ था? कांग्रेस का था। नेहरू जो है और शेख जो है, शेख अब्दुल्ला, ये दोनों क्या थे? दोस्त थे, ठीक है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या करा? यहाँ पे घुसपैठियों को कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेज दिया। और पाकिस्तान ने ये सोचा था कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने सोचा था। कश्मीर के महाराजा जो थे, अब ऐसे में जब पाकिस्तानी सेना यहाँ पे आ चुकी है तो महाराजा को भारत की सेना से मदद मांगने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने क्या करा? अपनी सेना भेज दी, क्योंकि कश्मीर बेशक से एक रियासत था, पार्ट तो भारत का ही है ना, तो अपनी सेना भेज दी।
भारत सरकार ने महाराजा से विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा लिया, ठीक है, हस्ताक्षर करवा लिया कि आप हमारे भारतीय संघ में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से में कब्जा कर भी लिया, जिसको पीओके कहा जाता है, ठीक है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से हम जानते हैं इसको। ये मामला चला गया यूएनओ में, ठीक है, ये मामला कहाँ चला गया, यूएनओ में चला गया, क्योंकि कश्मीर का एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको पीओके कहा जाता है। फिर 21 अप्रैल 1948 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रस्ताव आता है। उसमें 3 मुख्य बातें होती हैं। उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने सारे नागरिक जो उसने यहाँ पे भेज दिए थे उनको बुला ले, ठीक है, जो कि कश्मीर में घुस गए थे उनको वापस बुला ले। फिर भारत को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनी सेना जो है वहां पे कम करनी पड़ेगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, कराना पड़ेगा। तो ये बातें हुई थी। और ये भी कहा था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, यानी नॉर्मल यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, तो जनमत संग्रह कराया जाएगा, जनता से पूछा जाएगा कि वो भारतीय संघ में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं, इस तरीके की चीजें। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। अब आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं, किसी स्टेट के थोड़ी प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए, उस समय में जम्मू कश्मीर का जो सीएम का पद होता था, यानी जो चीफ मिनिस्टर होता था, उसको चीफ मिनिस्टर नहीं कहा जाता था, बल्कि उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, यानी पीएम कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने। भारत कश्मीर की स्वायत्ता बनाए रखने को तैयार हो गया, यानी हमारी सरकार ने ये बोल दिया कि जो कश्मीर को हमने स्वायत्ता दे रखी है, जो विशेष अधिकार दे रखे हैं, वो उसको वैसे के वैसे चलते रहेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 370 के तहत इस राज्य को विशेष अधिकार दिए गए थे, ठीक है। कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा भी मिला हुआ था, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, और इस राज्य का एक अलग संविधान होता था पहले, अब नहीं होता, एक अलग संविधान होता था, अलग झंडा भी होता था, ठीक है। तो देखिए, इनको मतलब विशेष अधिकार मिले हुए थे। अब दो तरह के वर्ग थे, दो तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग तो ये कहता था कि 370 जो इनको विशेष अधिकार देता है इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, उनकी डिमांड थी इसको खत्म कर दो। लेकिन दूसरा वर्ग था वो ये कहता था कि 370 के तहत इनको जो स्वायत्ता मिली हुई है वो कम है, बल्कि और अधिक विशेष अधिकार की जरूरत है कश्मीर को, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, आपको पता ही है, उन्होंने आर्टिकल 370 को वहां से खत्म कर दिया, ठीक है, और विशेष राज्य का दर्जा जो था वो खत्म कर दिया, उसको एक स्टेट की तरह बना दिया गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मोदी सरकार यानी कि जो एनडीए की सरकार थी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, उसको हटा दिया। इसका विशेष राज्य का जो दर्जा था वो भी खत्म हो गया, और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर जो है ये विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, विधानसभा के चुनाव वगैरह भी हो चुके हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद देखते हैं आगे की राजनीति। ये तो मैंने बता दिया ऐसा ऐसा यहाँ पे हो गया था, ठीक है। 1948 से इनकी राजनीति देखते हैं कि किस प्रकार की राजनीति रही है, कब किसका शासन आया, इसको समझते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बने थे यहाँ पे, शेख अब्दुल्ला बने थे। हमने पढ़ा था ना कि वैसे तो वो सीएम होते हैं लेकिन वहां पे प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य जो पॉलिसी थी वो शुरू करी, जिनसे लोगों को वहां पे क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद बढ़ गया। अब केंद्र सरकार से इनका हो गया विवाद, ठीक है। अब ये विवाद जो हो गया उसका क्या परिणाम हुआ उसको देखते हैं। उन्हें 1953 में पद से हटा दिया गया क्योंकि ये उन केंद्र की बात नहीं मान रहे थे, और कई वर्षों तक इनको कैद में रखा गया यानी कि जेल में रखा गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला, यानी कि जब इनको जेल में डाल दिया गया उसके बाद जो भी नेता आए उनको लोगों का उतना समर्थन नहीं था। 1953 से 1974 के बीच में जो समय था उसमें कांग्रेस पार्टी जो थी उसने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला, कहीं ना कहीं कश्मीर को अपने हिसाब से चलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के बिना इसका एक धड़ा जो था वो कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में भी रहा, लेकिन बाद में ये कांग्रेस में ही मिल गया। हुआ क्या कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अब इसका जो मेन शेख अब्दुल्ला है उसको तो जेल में डाल दिया गया है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ समर्थन में था, सरकार भी चलाई इन्होंने, ठीक है। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण मिला हुआ था क्योंकि कांग्रेस ही सरकार चला रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो तो नाम की ही थी। 1965 में क्या होता है, जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, ठीक है, जिसके अनुसार राज्य के जो प्रधानमंत्री का जो पद है
यानी ये जो पद होता था इसको मुख्यमंत्री कर दिया गया, क्योंकि पूरे देश में जो सीएम होता है उसको सीएम ही कहा जाता है, मुख्यमंत्री ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री कहा जा रहा था। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया, यहाँ पे इसको मुख्यमंत्री कर दिया गया। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने गुलाम मोहम्मद सादिक इसको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, यानी अब ये मुख्यमंत्री कहलाएगा, ये पहला मुख्यमंत्री हो गया। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री कहलाते थे। ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वो राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए, उनको जेल से निकाल दिया गया। उन्होंने बोला चलो ठीक है समझौता हो गया, अब तुम बन जाओ वापिस से सीएम। उन्होंने एनसी को पुनर्जीवित करा, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसको दोबारा से मजबूत किया और 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करा, क्योंकि भाई लोग इनको पसंद करते थे, तो अब ये चुनाव में आ गए तो जाहिर सी बात है बहुमत मिलना ही था। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो जाता है। ठीक है, खत्म। आगे देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व जो है फिर उनके पुत्र ने, यानी उनका जो बेटा था फारूक अब्दुल्ला, उसके द्वारा चलाया गया। ठीक है, वो यहाँ के क्या बना दिए गए, सीएम बना दिए गए। लेकिन जल्दी ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया। पदच्युत करने का मतलब होता है पद से हटा देना, यानी पोस्ट से हटा देना, सस्पेंड कर देना, बर्खास्त कर देना, जो भी आप समझो। ठीक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक गुट छोटे समय के लिए सत्ता में आया, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही एक अलग गुट था जो हट गया था, उससे अलग हो गया था, वो सत्ता में आ गया, सरकार चलाई। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करा, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो था, ठीक है, उनकी सरकार को वहां से हटा दिया गया था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मीर में नाराजगी थी, लोग इस चीज को लेकर बहुत नाराज थे क्योंकि उस व्यक्ति को सीएम पद से हटा दिया गया था। इसके बाद देखो क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद की कहानी समझो। ये तो वैसा वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव हुए थे, सरकारी परिणाम आए, यानी रिजल्ट आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो था उसने यहाँ पे जीत दर्शाई। आगे देखिए, तो क्या हुआ, जो एनसी थी और जो कांग्रेस था, इनकी गठबंधन जो थी वो अच्छी सीटें जीत गई। फारूक अब्दुल्ला जो थे वो सीएम के रूप में वापस बन गए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पूरा चुनाव जो था इसकी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ घोटाला हुआ था, ऐसा आरोप लगा था। फिर 1989 तक राज्य का एक पृथक कश्मीर राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन जो हुआ, उसके कब्जे में पूरा राज्य चला गया था। यानी कि कहने का मतलब है 1989 के बाद यहाँ पे डिमांड उठने लग गई थी कि एक अलग कश्मीरी राष्ट्र बनाने का, यानी देश से अलग होने का, ऐसी डिमांड यहाँ पे उठने लगी थी। ठीक है, और यहाँ पे हिंसक आंदोलन होने लगे थे, आतंकवादी हमले होने लगे थे, ये सब चल रहा था। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक और आर्थिक और फौजी समर्थन मिल रहा था। कहने का मतलब है पाकिस्तान इनको पैसा दे रहा था, इनको समर्थन दे रहा था, इनको उकसा रहा था कि आप मतलब इस मतलब क्या करो, भारत से अलग होने की बात करो। कई वर्षों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। ठीक है, और यहाँ पे सेनाओं के कंट्रोल में रहा सब कुछ। 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा हिंसा हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा। और 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हो पाए यहाँ पे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जो थे उनके नेतृत्व वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग के साथ सत्ता में आई। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को हमें और विशेष अधिकार चाहिए, क्षेत्रीय स्वायत्ता चाहिए। ठीक है, और ये सत्ता में आ गई। फिर 2002 तक देखें तो जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको बहुमत नहीं मिल पाया इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 में एनसी जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सत्ता में आती थी, ये सत्ता में नहीं आ पाई। इसके स्थान पे एक दूसरी पार्टी है जिसको पीडीपी कहा जाता है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये और कांग्रेस, इन्होंने क्या करा, मिली जुली सरकार जो थी वो बना ली थी, इनकी सरकार आ चुकी थी। 2002 और इसके आगे देखते हैं क्या होता है। गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष के लिए सरकार के मुखिया रहेंगे। ठीक है, ये हुआ था। जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो मुखिया बने, जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया था, यानी कि शुरू के जो 3 साल थे उसमें तो मुफ्ती मोहम्मद जो थे ये बने रहे, बाद में गुलाम नबी आज़ाद आए, जो कि बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उनको हटा दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चुनाव जो होता है वो 2008 में होता है और एक मिलीजुली सरकार बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बनाती है। फिर 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार में सत्ता में ये आते हैं। लेकिन राज्य को लगातार क्या हो रहा था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये यहाँ पे एक ऐसा संगठन है जो अलगाव की बात करता है,
कश्मीर में कहीं ना कहीं मतलब ये शांति बना नहीं रहने देना चाहता है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर 2014 में राज्य में फिर से चुनाव होते हैं, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान हुआ, यानी इतने वोट कभी नहीं डले थे। फैसला ये होता है लास्ट में कि पीडीपी जो है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, इसके नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आती है। अब आप सोचोगे कि वहां पे बीजेपी को इतना वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ इनकी सरकार बन जाती है, ठीक है। फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो जाता है। बाद में उनकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती, वो 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं और सरकार चलाती हैं। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा, आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जून 2018 में बीजेपी ने, ये जो सरकार थी, इससे समर्थन वापस ले लिया। अब समर्थन वापस ले लिया तो इनकी सरकार गिर गई, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। इसके तहत इन्होंने क्या करा, 2019 में आर्टिकल 370 जो था उसको समाप्त कर दिया गया और वापस से राज्य का पुनर्गठित हो गया, ठीक है। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, वो भी बिना विधानसभा वाला क्षेत्र, ठीक है, इस तरीके से। और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जो है, यहाँ पे भारी बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण है। आपको अलग अलग तरह के अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वहाँ ना केवल सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय विविधता देखने को आपको मिलेगी, बल्कि वहाँ की विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं भी हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग भी दिख जाते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी दिख जाते हैं, सांस्कृतिक विविधता भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई, ठीक है, नए नए यहाँ पे कानून बनाए गए हैं। तो ये कुछ बदलाव जो था हुआ है जम्मू और कश्मीर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो आपको ये वाली याद रखनी है, आर्टिकल 370 यहाँ पे हटा दिया गया है। कब हटाया गया, किसके द्वारा हटाया गया, ये भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, पंजाब। पंजाब भारत में एक ऐसा राज्य रहा है जिसमें लंबे समय तक आपको हिंसा देखने को मिलेगी, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलेगी, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, हिंसा, दंगा सब देखने को मिलेगा। तो पंजाब में कैसे अशांति थी, क्या समस्याएं थी, उसको देखते हैं। तो देखिए, ये भारत का मैप है और ये पंजाब आपको यहाँ पे दिखेगा, हिमाचल प्रदेश दिखेगा, हरियाणा दिखेगा। ये पहले एक ही स्टेट होते थे। और पंजाब का कुछ हिस्सा आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जब देश का बंटवारा हो गया था तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट है, इसी से हरियाणा बना है, पंजाब से अलग होकर इसी से हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पंजाब के बारे में, पंजाब और उसकी समस्या को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने हैं अलग होकर। पंजाब सन 1966 में बना था, राज्य का पुनर्गठन हुआ था इसमें। और यहाँ 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था, ठीक है। अकाली दल नामक यहाँ पे जो पार्टी है वो यहाँ पे बनी थी। अकाली दल जो है पंजाब सूबे के गठन के लिए आंदोलन चला रही थी कि भाई अलग से पंजाब वगैरह चाहिए, ठीक है, ये मांग चल रही थी। जो हरियाणवी बोलने वाले लोग थे वो हरियाणा अलग से स्टेट की मांग कर रहे थे। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक है, यानी जहाँ पे पंजाबी भाषा बोला जाता है जो क्षेत्र है वहाँ पे सिखों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक संदर्भ देखते हैं, यानी कि अकाली दल जो है 1967 और 1977 में इन्होंने सरकार बनाई थी, ठीक है। दोनों बार गठबंधन की सरकार बनी थी। जब भी सरकार बनी है इनकी, किसके साथ बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अकाली दल की सरकार को कार्यकाल से पहले ही बर्खास्त कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। अकाली दल को हिंदुओं का कम समर्थन प्राप्त था, हिंदू ज़्यादा समर्थन नहीं करते थे, ज़्यादातर जो सिख समुदाय होता था वो इनको समर्थन करता था। सिख समुदाय भी जाति वर्ग में बटा हुआ है यहाँ पे। कांग्रेस को अकालियों से ज़्यादा समर्थन यहाँ पे प्राप्त था। और 1970 में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग कर दी थी, ठीक है। पंजाब में भी विशेष अधिकार की मांग आपको देखने को मिलती है। उससे पहले कश्मीर में भी ये डिमांड हुई थी, फिर पंजाब में भी हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है। फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। ये जो प्रस्ताव है इसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात की गई, यानी कि हमको पंजाब को, हमको नहीं मतलब पंजाब को कुछ विशेष अधिकार दो, ठीक है, ये मांग की गई। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने की मांग की गई। सिखों के वर्चस्व का ऐलान हुआ कि सिख ज्यादा रहते हैं पंजाब में तो इनका वर्चस्व होना चाहिए, ये बात की गई। लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये अलग से एक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जो सिखों का एक अलग राष्ट्र हो, ऐसी मांग के रूप में भी इसको देखा जाता है।
इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर कम असर हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा सिख जो थे इस चीज को मानते भी नहीं थे। 1980 में अकाली दल की सरकार जो थी यहाँ पे बर्खास्त हो गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी। अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच में जो पानी का बंटवारा था, इस मुद्दे के लिए भी आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो कुछ ये बातें थी। अब पंजाब जो है लंबे समय तक हिंसा का चक्र चला है, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे दंगे, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहा है। तो पंजाब को समझते हैं। तो देखिए, आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया, यानी पंजाब में एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन ऐसा हो गया कि उसमें दंगे, लड़ाई झगड़ा, विद्रोह सब हो गया। उग्रवादी जो थे, उग्रवादियों ने क्या करा, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, यानी कि मुख्यालय बना लिया। अब सोचो, मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। स्वर्ण मंदिर जो था एक हथियार बंद किले के रूप में तब्दील हो गया। सीधा चैलेंज दिया जा रहा था सरकार को। ठीक है, अब किले के रूप में इन्होंने उसको कैद कर लिया एक तरह से। सरकार ने क्या करा, जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था, ताकि ये जो स्वर्ण मंदिर है इसको खाली कराया जाए और यहाँ से उग्रवादी जो है उनको भगाया जाए, उनको पकड़ा जाए। ठीक है, सरकार ने उग्रवादियों को भगा दिया वहां से। लेकिन इससे कहीं ना कहीं, अब देखो, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा होगा तो मंदिर को नुकसान पहुंचेगा, तो यहाँ से मंदिर को नुकसान पहुंच गया। और स्वर्ण मंदिर को, यानी गोल्डन टेम्पल जो था, उसको जब नुकसान पहुंचा तो सिख जो लोग थे इन्होंने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, यानी इन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं पर, धार्मिक विश्वास पे कहीं ना कहीं इसको हमला माना। ठीक है, जिससे वो सरकार के विरोधी हो गए। सिख इस बात से बहुत नाराज थे कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की गई है। कुछ ही दिन बाद इस चीज का बदला लिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के दो अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और वो कौन थे, वो सिख थे। ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था, क्योंकि इनको लगता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के सरकार ने इनका जो मंदिर था कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाया है, स्वर्ण मंदिर को, तो इन्होंने उसका बदला लिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो इस घटना से पूरे, इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे उन्होंने करा था, ये इस घटना को अंजाम दिया था। उससे पूरा देश शौक में डूब गया, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री को मार दिया गया है। ठीक है, कोई छोटी बात नहीं थी ये। दिल्ली तथा उत्तर भारत के राज्यों में हिंसा का दौर चल पड़ा। जहां पे भी सिख दिखाई दे रहे थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाने लगा। ठीक है, बहुत मारा सिखों को। सबसे ज्यादा सिख जो थे वो दिल्ली में मारे गए। और देश के अन्य हिस्सों में भी क्या हुआ था, सिखों को मार दिया गया। ठीक है, 2005 में संसद में जो मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने इस घटना पर अफसोस भी जताया था। ठीक है, तो ये हुआ था, एक हिंसा चली थी, एक हिंसा का दौर चला था। इसके बाद देखो, 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में नए प्रधानमंत्री आते हैं, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जो थे वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। अब राजीव गांधी ने नरम पंथियों से बातचीत की शुरुआत करी और 1985 में एक समझौता हुआ। ठीक है, अकाली दल के अध्यक्ष थे उसमें हरचंद सिंह लोंगोवाल और कांग्रेस की तरफ से थे राजीव गांधी। यानी ये समझौता जो था वो हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसको लोंगोवाल समझौता या इस रूप से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हो पंजाब समझौता। फिर पंजाब समझौते की बात हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें ये डिमांड रखी गई कि जो चंडीगढ़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है चंडीगढ़, छोटा सा है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। इन्होंने ये डिमांड रख दी थी। पंजाब हरियाणा के बीच में सीमा विवाद के सुलझाव के लिए आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो है इनके बीच में सीमा विवाद है, तो वो जो सीमा विवाद है उसको लेकर एक आयोग बनाया जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में नदी जल बंटवारा जो है इसको लेकर भी एक ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा। ठीक है, उग्रवाद से जो प्रभावित लोग हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जिनके घर में लोगों की जानें गई हैं, ठीक है, उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। और पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम जो लागू कर दिया गया था कि वहाँ पे सेना को विशेष अधिकार मिल गए थे, उसको भी कहीं ना कहीं वापस ले लिया जाएगा। तो ये कुछ बातें हुई थी समझौते में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन समझौते के बाद भी यहाँ पे शांति कायम नहीं हो पाई। ठीक है, हिंसा का जो चक्र था वो आप मान लीजिए 10 वर्ष तक चलता रहा। अकाली दल जो था, यहाँ पे जो पार्टी थी वो बिखर गई। 1992 में पंजाब में चुनाव दोबारा हुए, केवल 24% लोगों ने वोट दिया। सोचो वोटिंग कितनी कम हुई है। उग्रवाद को सेना ने दबाया, लेकिन जनता ने अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक में के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। ठीक है, 1997 में यहाँ जो चुनाव हुआ था, चुनाव में अकाली दल जो है, बादल वाला ग्रुप, और भाजपा के गठबंधन की सरकार बनती। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य। भारत के मैप को आप देखोगे तो इसमें इधर के जो राज्य हैं इसको नॉर्थ ईस्ट राज्य कहा जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर के ये राज्य कहलाते हैं।
तो 7 महत्वपूर्ण स्टेट है, इनकी हमें यहाँ पे स्टोरी पढ़नी है, क्या क्या कहानी हुई, कैसे कैसे हुई, इसको समझना है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर के राज्य देखते हैं। 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर कर सामने आई थी। 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था, अब उसको पढ़ेंगे ध्यान से। 7 राज्य होने के कारण इनको 7 बहनें कहा जाता है। अब 7 सिस्टर या 7 बहनें इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 राज्य हैं। इस क्षेत्र की सीमाएं जो है वो चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऊपर आप देखोगे चाइना है, ठीक है, इधर की साइड आपको बांग्लादेश दिखेगा और म्यांमार दिखेगा। ठीक है, तो इन देशों से इनकी सीमाएं लगती हैं। ये क्षेत्र जो है भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। अगर हमें दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाना है तो हम यहीं से होकर जाते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतें थी। ठीक है, ये जो खासी और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसको कहा जाता है, ये पहले क्या होता था, ये रियासत होती थी अलग अलग। ठीक है, आज़ादी के बाद इनको क्या किया गया था, भारत में शामिल कर लिया गया था, यानी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े स्तर पे राज्य का पुनर्गठन हुआ था। आज हम 7 स्टेट देखते हैं, पहले यहाँ पे 7 स्टेट नहीं होते थे। ठीक है, अब कैसे कैसे राज्य बने यहाँ पे ये समझना है। तो देखिए, जब आप मैप में देखोगे, एक बार वापस से मैप को देख लो ध्यान से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जो 7 स्टेट हैं, पहले 7 स्टेट नहीं होते थे, ये धीरे धीरे करके बनाए गए हैं। तो जैसे कि सन 1963 में बना था नागालैंड। ठीक है, कब बना था, 1963 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये स्टेट जो बनाए गए थे, ये 1972 में इनको स्टेट बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो हैं, ये 1987 में राज्य बनाए गए थे। पहले क्या होता था, पहले पहाड़ी क्षेत्र होता था ये पूरा, और यहाँ पे लोग पहले भी रहते थे, लेकिन पहले अलग अलग राज्य नहीं माने जाते थे ये। ठीक है, रियासतें होती थी। फिर पूर्वोत्तर राज्य भारत के राज्यों का विकास नहीं हो पाया, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के जो जो स्टेट है उनका विकास वैसा नहीं हो पाया है जैसे कि बाकी भारत में आपको विकास दिखता है। यहाँ पे विकास आपको बहुत कम दिखेगा। ये इलाका जो है ना, शेष भारत से अलग थलग पड़ा है। बाकी भारत से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लोगों के मन में भाई बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। शिकायत ये है कि भाई हमारा विकास नहीं हो पाया है, सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमारे स्टेट का क्या करना चाहिए, सरकार को विकास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्वायत्ता की मांग बढ़ी है। ठीक है, अब देखो, मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ के आजादी के वक्त पूरा इलाका क्या कहलाता था, असम कहलाता था, यानी बहुत बड़ा जो एरिया होता था इसको असम कहा जाता था। ठीक है, असम सरकार के गैर असमी लोगों पर असमी थोप रहे थे। अब असम की सरकार जो थी, जो असमी लोग नहीं है उस पे जबरन असमी लैंग्वेज वगैरह जो थी वो थोपी जा रही थी। इसका इन्होंने विरोध कर दिया कि भाई हम तो असम के नहीं है, हमारे ऊपर जबरन क्यों थोपा जा रहा है। इन्होंने स्वायत्ता की मांग कर दी। ठीक है, स्वायत्ता की मांग हुई, यहाँ पे आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, लड़ाई झगड़े दंगे हो गए। और बड़े सॉरी जनजाति समूह के नेता जो थे वो असम से अलगाव चाहते थे। ये है मेन मांग। वो कहते थे कि भाई असम जो है बहुत बड़ा स्टेट है और हमारी जो जनजाति है उस पे गैर मतलब जो गैर असमी लोग हैं उस पे असमी थोप रहे हैं, ये हमको ये चीज़ नहीं पसंद है, हमारे लिए अलग स्टेट बना दो। ठीक है, जनजातियां यहाँ पे रहा करती थी, तो जनजातियों के बीच में हो गया विवाद। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ट्राइबल यूनियन यानी कि जो जनजाति है उनकी एक यूनियन बना ली। इसको ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन नाम दिया गया। फिर 1960 में बड़े स्तर पर ऑल पार्टी हिल्स में बदल गया, यानी ये बदल गया, अलग नाम हो गया इसका, ऑल पार्टी हिल्स। इसमें ये मांग रखी गई कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। ठीक है, जनजातीय राज्य बना दो, अलग कर दो असम से। ठीक है, असम बहुत बड़ा होता था पहले। सरकार ने एक ही जगह कई जनजातीय राज्य बना दिए। सरकार ने ऐसा क्यों करा ये बताता हूँ। अब जैसे मान लो ये असम है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं समतल है, नदियां वगैरह सब है, यहाँ पे जंगल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अलग अलग जनजाति रहती है। मान लो यहाँ पे कोई जनजाति है, यहाँ पे कोई दूसरी जनजाति है, यहाँ पे कोई दूसरी है, अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। अगर वो एक जनजाति का स्टेट बना देते तो भाई फिर दूसरी जनजाति वाले लोग थे वो कहते हमारा भी अलग स्टेट बनाओ, ऐसा होने लग जाता। इसलिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा एक नहीं हम कई जनजातियों का स्टेट यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब असम जो था इन्होंने तोड़ दिया, असम से इन्होंने बना दिया मेघालय, असम से इन्होंने बना दिया मिजोरम, असम से इन्होंने बना दिया अरुणाचल प्रदेश। कहा कि लो भाई हम तोड़ देते हैं और तुम्हारे अलग अलग स्टेट बना देते हैं। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 तक नॉर्थ ईस्ट का जो पुनर्गठन था, राज्यों का पुनर्गठन था, वो हो चुका था। लेकिन स्वायत्ता की मांग खत्म नहीं हुई। ये मत सोचना कि अलग स्टेट बना दिया तो इनकी डिमांड खत्म हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, नहीं।
स्टेट बना दिया, ठीक है, कुछ लोग खुश भी हो गए, लेकिन उनकी पूरी डिमांडें हुई नहीं। यहाँ से इनकी डिमांड और थी। असम की बोडो, करबी, दिमसा समुदायों ने अलग राज्य की मांग करी। अब देखो, ये बोडो, करबी, दिमसा, ये जो क्या है, वहाँ की जनजातियों के नाम है। इन्होंने बोला भाई हमारे लिए अलग चाहिए स्टेट, ठीक है, अलग राज्य चाहिए हमको। जनमत तैयार किया गया, आंदोलन चलाने शुरू कर दिए, यहाँ पे विद्रोही कार्यवाही भी की गई। लेकिन छोटे छोटे राज्य कैसे बनाओ? अब मान लो असम था, यहाँ पे देखो, असम को 3 राज्यों में मान लो तोड़ दिया। अब ऐसे में यहाँ पे 36 जनजाति रहती है मान लो, तो क्या 36 जनजाति डिमांड करेगी तो क्या छोटे छोटे 36 स्टेट बना देगी सरकार? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हर कोई बोलेगा भाई हमारे लिए अलग स्टेट बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही हुआ, छोटे छोटे राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था सरकार के लिए। तो सरकार ने क्या करा, इन्हें राज्यों में ही रख कर स्वायत्ता दे दी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जिस स्टेट में जहां पर रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, हम आपको वहीं पे स्वायत्ता दे देते हैं, आपके विशेष अधिकार दे देते हैं। जो आप हमसे डिमांड कर रहे हो आपको वहीं मिल जाएगा सब कुछ, आपको अलग स्टेट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कहा। अब बात करते हैं अलगाववादी आंदोलन। अलग देश, अलग देश की मांग से देश की अखंडता को खतरा होता है। अब कुछ कुछ स्टेट ऐसे थे वो कह रहे थे नहीं भाई, हमें तो भारत से अलग कर दो, हमें एक अलग देश बनना है, भारत से हमें अलग होना है। अब ये तो देश की अखंडता के लिए खतरा है, देश टूट जाएगा ऐसे। तो आज मान लो अगर कोई एक स्टेट अलग हो गया तो कल को दूसरे में डिमांड उठेगी, तीसरे में उठेगी, तो ऐसे तो भाई टूट जाएगा देश। तो ये चीज कर पाना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी कि देश के हिस्से को अलग कर दें। तो इस मांग से निपटना बहुत मुश्किल था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य थे, यहाँ पे अलगाववाद की मांग चल रही थी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि 1980 के दशक को स्वायत्ता के दशक के रूप में देखा जाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, कहीं पे अलग स्टेट की बात चल रही है, कहीं पे जाति के आधार पे अलग स्टेट बनाने की बात चल रही है। तो ये था। मिजो पर्वतीय क्षेत्र, बहुत ध्यान से समझना, पेपर में आता है। मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के अंदर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया, यानी मिजो पर्वतीय क्षेत्र जो था असम के अंदर ही था, उसको एक अलग से स्वायत्त जिला बना दिया गया, यानी उसको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए। मिजो लोग जो थे कुछ ऐसा भी मानते थे कि वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, यानी कभी भी जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन ये कभी भी उसके पार्ट रहे नहीं है। इसलिए भारत में वो जो शामिल हो जाते हैं भारतीय संघ का अपने आप को हिस्सा ही नहीं मानते हैं, तो इसलिए भी इनके मन में विरोध था। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अकाल, सूखा पड़ जाता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। असम की सरकार जो थी अकाल में अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाई, इन लोगों की मदद नहीं कर पाई, जिससे कि यहाँ की जनता जो थी बहुत ज्यादा नाराज हो गई, गुस्से में आ गई। उन्हें लगा कि भाई कैसी सरकार है, ये तो हमारे भले के लिए कोई काम ही नहीं कर पा रही है, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, हम बर्बाद हो रहे हैं और सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही। उनके मन में ऐसे भाव आ गए, ठीक है। जनता ने अलगाव की मांग को समर्थन करा, जनता ने अलगाववाद की मांग को समर्थन करा। आगे देखो, मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना दिया। अब लाल डेंगा जो थे ये इनके मान लो बड़ा नेता था इनका, ठीक है, इन्होंने बना दिया मिजो नेशनल फ्रंट। अब इसकी लड़ाई होने लगी सरकार से, ठीक है। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट जो था इसने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया। इन्होंने आजादी की मांग कर दी, इन्होंने कहा भारत से हमको अलग कर दो, हमें भारत में नहीं रहना है, ऐसा इन्होंने कहना शुरू कर दिया, और हमारी जो सेना थी उससे लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर भारतीय सेना और मिजो विद्रोह, जो मिजो नेशनल फ्रंट था, इनकी लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई चली 2 दशकों तक, यानी कि 20 साल तक चलती रही। 1 2 दिन 4 दिन की बात नहीं थी, 20 साल तक लड़ाई चलती रही। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुर्रिल्ला युद्ध करा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, ठीक है। देखो, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे दो देश की सरकारों, दो देश के सेनाओं के बीच में सॉरी युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के भी कुछ रूल होते हैं। तो वो तो एक हो गया कि दो देश हैं उनकी सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, और गुरिल्ला युद्ध होता है बिल्कुल अलग। ये होता है छुपकर वार करने वाली एक तकनीक। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कई तकनीकें होती है, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, जंगल है, जंगल में रोड है, तो रोड में क्या करेंगे, गड्ढा खोद देंगे, उसके ऊपर पत्ते वत्ते बिछा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, कोई व्यक्ति आएगा उसको पता नहीं है गड्ढा, वो चलेगा और सीधा अंदर घुस जाएगा। या कोई पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए, कोई आया अचानक से तीर बरसाने शुरू कर दिए, ठीक है, दनादन तीर चल रहे हैं, या कहीं से ऊपर से आग लगा दी, ये होता है, मतलब छुप कर वार करना, एक अलग ही तकनीक होती है, इसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, भारतीय सेना ने कार्रवाई करी। मिजो नेशनल फ्रंट को पाकिस्तान का समर्थन मिला था, क्योंकि ये जो इनका जो लाल डेंगा था वो पाकिस्तान चला जाता था, जरा जरा सी बात पे पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता था, पैसा देता था, सब करता था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इनको तोड़ना चाहता था। पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बना लिए थे, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2 पाकिस्तान होते थे, ठीक है, बांग्लादेश को भी हम
पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में आम जनता को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि अब सेना गोली चलाएगी तो वो भाई किसी आम जनता को भी लग सकती है। 2 दशकों तक ये बगावत चलती रही। हर पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा, सरकार को, सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, और उधर को भी जो मिजो वाले लोग थे उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। इसी बात को भांप कर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया, ठीक है। पाकिस्तान से निर्वासित जीवन जी रहे जो लाल डेंगा था वो भारत आया और सरकार से बातचीत शुरू करी, ठीक है। राजीव गांधी उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी ने क्या करा, सोचा कि भाई इस युद्ध को खत्म करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सन 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एक समझौता होता है, जिसको शांति समझौते के रूप से हम जानते हैं, ठीक है। इस समझौते में क्या बात मान ली गई, समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और उसे कुछ विशेष अधिकार दे दिया। इन्होंने बोला ठीक है, तुम किस लिए लड़ रहे हो, तुम्हें अलग स्टेट चाहिए ना, ठीक है, असम से अलग कर देते हैं, पूर्ण राज्य बना देते हैं, मिजोरम बना दिया, अब खुश हो। उसने बोला ठीक है, खुश है, उसको बना दिया सीएम। तो अब लाल डेंगा ने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, और जो चल रहा था अभी तक वो सारी चीजें, सारी समस्या यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ चुका था। लाल डेंगा यहाँ पे सीएम बन चुके थे। ये समझौता मिजोरम के इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अब अगर हम देखें तो मिजोरम जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में सबसे शांतिपूर्ण राज्य है, और उसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति भी करी है, ठीक है। तो ये होती है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। कहीं पे अलग स्टेट की मांग उठी, कहीं पे अलग देश की मांग उठी, कहीं पे अपने जनजाति के आधार पे स्टेट बनाने की मांग उठी, ठीक है। तो ये जो मांगे उठ रही थी, कहीं पे क्षेत्रवाद की मांग उठी, तो इसी को हम स्वायत्तता की मांग के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मिजोरम। अब बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड में भी कुछ ऐसी कहानी है। नागालैंड नागालैंड जो है, इसका अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है, और अभी इसका मिजोरम की तरह एक अच्छा हल नहीं हो पाया है। अंगमी जापू फिजो, ये थोड़ा नाम अजीब है, आप इसको याद रखिए, अंगमी जापू फिजो। इसके नेतृत्व में नगा लोग जो थे, नगा मतलब जनजाति के जो लोग हैं, इनके एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया, यानी ये भारत का पार्ट नहीं है, भारत से आज़ाद है, ऐसी घोषणा कर दी। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए, सरकार ने बातचीत करनी चाहिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नगा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत करे, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना, यानी सब ने नहीं माना इसको, ठीक है। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है, अब भी इसका सुलझाव नहीं हो पाया था। ये हो गया। अब अगला टॉपिक है आपका असम का, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे अप्रवासी आए, यानी कि बाहर से लोग आके बस गए, ठीक है। इससे एक खास समस्या पैदा हो गई। अब समस्या ये पैदा हो गई कि जो बाहरी लोग हैं वो आके बसे, तो यहाँ की जो पहले से रहने वाली जनता है वो तो इनको बाहरी समझती है, और इनके लिए उनके मन में गुस्सा भी रहता है कि भाई ये बाहर से आके बसे, ये हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसर और राजनीतिक सत्ता के एतबार से प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। इनको लगता है कि हमारी रोजगार, हमारा जो रोजी रोटी है उसको छीन लेंगे, और हमारे संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता भी के रूप में भी ये कॉम्पिटिटर बनेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ के लोगों को लगता था। तो स्थानीय जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो पहले से रह रहे थे, उन्होंने बाहर से आए लोगों के बारे में ऐसा मानते थे ये लोग कि ये लोग यहाँ की जमीन को, यहाँ की जो जमीन है, सॉरी, ये ऐसा मानते थे कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो इनकी जमीन को हथिया लेंगे, ठीक है, इनके संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया। कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी यहाँ पे होने लगी। असम के जो लोग थे उनको संदेह था कि बांग्लादेश से आए जो ये मुस्लिम आके यहाँ पे बस गए हैं असम में, ठीक है, तो ये मुस्लिम क्या करेंगे, ये यहाँ के संसाधनों को ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में इन विदेशी लोगों को पहचान कर इनको इनके देश अगर नहीं भेजा गया, तो यहाँ की जो स्थानीय जनता है, जो लोकल आबादी है, वो वहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाएगी, क्योंकि असम की जनसंख्या वैसे ही कम थी। अब बाहर से आके लोग बसते जा रहे हैं, ठीक है, अब उनकी संख्या ज़्यादा होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इनको ये डर लगने लगा। असम में संसाधन है, जैसे तेल हो गया, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन है, इनकी मौजूदगी के बाद भी असम क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, गरीबी बहुत है। यहाँ की जनता ने ऐसा माना कि असम के जो प्राकृतिक संसाधन है वो बाहर भेजे जा रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, ये इनके संसाधनों को यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा इनको लगने लगा। फिर 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू कहा जाता है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, इसको याद रखना है।
ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने विदेशी लोगों के लिए एक आंदोलन चला दिया। आंसू एक स्टूडेंट का संगठन था शुरू में, बाद में राजनीतिक दल बन गया था। ठीक है, आंसू एक छात्र संगठन था, इसका जुड़ाव पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। आंसू का आंदोलन जो था वो किसके खिलाफ था, अवैध आप्रवासी यानी इलीगल रूप से जो बांग्लादेशी आके बसे हैं उनके लिए था। बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे और मतदाता सूची में जो ये आप्रवासी लोग हैं, लाखों लोगों का नाम जोड़ दिया गया, वो वोट देने लगे, वोट का अधिकार मिल गया, इसलिए ये क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने आंदोलन करा था। इन्होंने आंदोलन में ये डिमांड रखी थी कि जो लोग यानी 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उनको असम से बाहर भेज दिया जाए। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिल गया। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों का समर्थन था, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही भी कहीं ना कहीं रुकी। तेल शोधक कारखाने जो थे उनकी आपूर्ति भी रोकने की कोशिश की गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार जो थी उसने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू करी और 1985 में इन्होंने इनसे एक समझौता कर लिया। ठीक है, समझौता क्या करा, समझौते के अंतर्गत ये बात तय हुई कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान, ठीक है यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, बांग्लादेश युद्ध के दौरान या फिर उसके बाद असम में आ गए हैं बाहर से, उनकी पहचान करेंगे और उनको वापस वहां पे भेज देंगे उनके देश में। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू जो था, ये पहले एक स्टूडेंट संगठन था, किसी भी राजनीतिक पार्टी से इसका जुड़ाव नहीं था, लेकिन बाद में असम गण परिषद, ठीक है, असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर इसने क्या करा, एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित करा, यानी बाद में ये एक दूसरे संगठन से जुड़ा और इसने राजनीतिक पार्टी बना ली और इस पार्टी का नाम रखा गया असम गण परिषद। ठीक है, असम गण परिषद ने 1985 में इस वायदे के साथ सरकार बनाई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा, उनको पहचाना जाएगा, उनको भगाया जाएगा और एक स्वर्णिम असम बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सारे टॉपिक मेन मेन सारे करा दिए मैंने, जहां तक कराए उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। 3 समझौते मैंने आपको बताए। ठीक है, राजीव गांधी के 3 समझौते। एक तो पंजाब में हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौता था, पंजाब समझौता। फिर मैंने आपको बताया मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट का जो नेता था लाल डेंगा, उसके साथ समझौता। तीसरा समझौता बताया मैंने आपको आंसू के साथ। ठीक है, ये तीनों समझौते में से एक क्वेश्चन आता है और एक ये क्वेश्चन है कभी कभी आ जाता है पेपर में, इसमें एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सिक्किम, सिक्किम क्या था, सिक्किम भारत में भारत का एक स्टेट बना था, 22वां स्टेट। ठीक है, 22वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, कैसे बना था, पूरी स्टोरी है इसकी, पढ़ना है आपको कि आज़ादी के समय अगर हम देखें तो सिक्किम भारत का पार्ट नहीं होता था, भारत की इसको शरणागति मिली हुई थी, यानी भारत इसके देख रेख करता था, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी। अंदर तो राजा था, राजा का नाम था चौग्याल, इसकी सरकार यहाँ पे चला करती थी। ठीक है, राजा चौग्याल था, इसके हाथ में सत्ता थी, वो चलाता था शासन। लेकिन वहाँ की जो आबादी थी वहाँ पे नेपाली लोग ज़्यादा रहते थे। नेपालियों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो नेपाली जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। तो धीरे धीरे ये आंदोलन हुआ और बाद में क्या हुआ, डिमांड हुई कि भाई इसको सिक्किम को स्टेट बना दिया जाए अलग और भारत में शामिल कर दिया जाए। तो इस तरीके से बाद में इसको भारत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, पूरी स्टोरी पढ़ लेना आप, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए, एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हो, सभी के लिए वीडियो काम आने वाले। ठीक है, थैंक यू।